हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2022 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन बी रहेगा उसके क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक आज के लेक्चर में हम यहाँ पे सोल्व करके चलेंगे। जो हमारा ईयर 2022 से रिलेटेड जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर है उसका जो सेक्शन ए है उसको हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है, और जो हमारा सेक्शन बी है उसके भी हमने इनिशियल जो 50 क्वेश्चंस है उनको हमने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। तो आज हम यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है उनको सोल्व करके चलेंगे, और जो हमारे लास्ट के 50 क्वेश्चन है क्योंकि बी सेक्शन से हमारे टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं 150, तो जो हमारे लास्ट 50 क्वेश्चन रहते हैं उनको हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करके चलेंगे। ईयर 2023 का जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर है उसको भी हमने अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आज का हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन a water sample collected from an industrial cluster, the ratio of BOD ratio COD is found to be less than 0.3. Which one of the following may be presumed from this initial data? अब यहाँ पे क्या है कि कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर है और वहां से हमने एक वाटर सैंपल को कलेक्ट किया, और वहां से जब हमने वाटर सैंपल को कलेक्ट किया तो वहां पे जो बीओडी रेशो सीओडी आई है जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, लेस देन 0.3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रिज्यूम्ड फ्रॉम दिस इनिशियल डाटा, कि जो हमारा इनिशियल डाटा है ठीक है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन रह सकता है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारा बीओडी रेशो सीओडी है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, लेस देन 0.3। जो बीओडी रेशो सीओडी है वो हमें कितनी दी हुई है, लेस देन 0.3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारी वैल्यू कम हो, अगर हमारी बीओडी रेशो सीओडी अगर हमारी कम होती है तो उसका मतलब होता है कि जो हमारा जहां से हमने सैंपल को कलेक्ट किया है वहां पे क्या रहेगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वहां पे ज्यादा होगा, और वो इतना ज्यादा होगा कि वहां पे जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होगी ठीक है वो उस ऑर्गेनिक मैटर को वहां पे कंज्यूम नहीं कर पा रही, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बीओडी है उसकी वैल्यू यहाँ पे कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे लेस देन 0.3 दी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो उस ऑर्गेनिक मैटर को वहां पे कंज्यूम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी जो वहां पे अमाउंट रहेगी या फिर जो कंसेंट्रेशन रहेगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हमारी ये वैल्यू होती है 0.4 या फिर उससे ज्यादा, तो वहां पे जो हमारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो उसको ऑर्गेनिक मैटर को वहां पे कंट्रोल कर पाती है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें वैल्यू कम दी होती है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो उसको वहां पे यूटिलाइज या फिर कंज्यूम नहीं कर पा रही। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए चलते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैं दिया हुआ है, देर आर न्यूमरस कार्बन बेस्ड कंपाउंड इन द सैंपल विच आर नॉट यूटिलाइजेबल बाय द माइक्रोबियल पॉपुलेशन। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यही हमने यहाँ पे बताया आपको। सेकंड हमारा यहाँ पे है द माइक्रोबियल पॉपुलेशन एफिशिएंटली यूटिलाइज ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द सैंपल, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है द वाटर सैंपल में कंटेन कार्बोहाइड्रेट दैट प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। द सैंपल कलेक्ट कंटेन लिपिड एंड फैटी एसिड, लिपिड एंड फैटी एसिड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए प्रोटीन सैंपल आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वाज इलेक्ट्रोफोरेस्ड ऑन ए नॉन रिड्यूसिंग एसटीएस पेज, it migrated as a band corresponding to 60 kilodalton. When the same protein was electrophoresed on a native page, its migration correspond to a 120 kilodalton marker protein. What is the reasonable inferences? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोटीन सैंपल था और उसको हमने नेचुरल सोर्स से कलेक्ट किया और उसकी हमने इलेक्ट्रोफोरेस के ऊपर उसको रन करवाया, और जब हमने इलेक्ट्रोफोरेस के ऊपर उसको रन करवाया तो हमने दो अलग अलग पेजेस के उसके ऊपर रन करवाया है। पहले हमने उसको रन करवाया किसके ऊपर, एसटीएस पेज के ऊपर। ठीक है, और एसटीएस पेज भी कौन सा, हमारा नॉन रिड्यूसिंग वाला। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग एसटीएस पेज। और सेकंड हमने उसको रन करवाया है नेटिव पेज के ऊपर। अब नेटिव पेज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन हमने रन करवाया है वो हमारा बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है, उसके अंदर ना ही तो कोई हमने जो उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड है उनको हमने ब्रेक करवाया, ना ही वहां पे उसकी जो हमारा प्रोटीन सैंपल है उसकी डीनेचुरेशन हुई होगी। मतलब वो हमारा बिल्कुल जो एक नेचुरल जो उसकी फॉर्म रहेगी उसी के अंदर हमने उस प्रोटीन को रन करवाया। और जो हमारा यहाँ पे एसटीएस पेज के जब ऊपर उसको रन करवाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन में क्या दी हुई, नॉन रिड्यूसिंग की। नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन है ना उसकी वहां पे डीनेचुरेशन तो हो जाएगी, ठीक है, जो कि नेटिव पेज के अंदर नहीं हो पा रही थी।
वो एसटीएस पेज के अंदर उसकी डीनेचुरेशन तो हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या होगा कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है या फिर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुए होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कोई प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर अगर वहां पे हमारा कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा तो वो हमारा जो नॉन रिड्यूसिंग एसटीएस पेज है उसके अंदर वो ब्रेक नहीं हुआ होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे डीनेचुरेशन जरूर हो गई है। तो जब उसको हमने नॉन रिड्यूसिंग एसटीएस पेज के ऊपर रन करवाया तो हमें बैंड कहाँ पे देखने को मिला, 60 किलो डाल्टन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें बैंड देखने को मिला। और जब हमने इसको रन करवाया नेटिव पेज के ऊपर तो हमें बैंड कहाँ पे देखने को मिलता है, 120 किलो डाल्टन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बैंड देखने को मिला। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो हमें यहाँ पे डाटा मिला है देखने को, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो हमें यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर गिवन है, और उसमें से हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर हमें नॉर्मली अगर हमें इस टाइप की कोई इक्वेशन दी हुई होती है तो वहां पे हमारा जो नॉर्मल सा जो अजम्पशन यहाँ पे निकलना चाहिए वो हमारा क्या रहेगा कि जो हमारा नेटिव पेज है, नेटिव पेज में क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि हमारे डीनेचुरेशन वगैरह कुछ नहीं हुई है, और यहाँ पे हमारा जो रन हुआ प्रोटीन वो हमारा कितना है, 120 किलो डाल्टन के ऊपर। यानी कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा जब नेचुरल फॉर्म में होगा, बिल्कुल जब उसकी डीनेचुरेशन भी यहाँ पे नहीं हुई, तो हमारा ये कितना है, 120 किलो डाल्टन का। क्लियर है। और जब हमने इसकी डीनेचुरेशन यहाँ पे कर दी, डीनेचुरेशन से क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई होके ये क्या हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे मे बी जो हमारा प्रोटीन हो सकता है कि ये हमारा अलग अलग यहाँ पे सब यूनिट से बना हो, और अलग अलग सब यूनिट एक दूसरे के साथ हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ बाउंड हो सकती है, और हमारी नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो नॉर्मल उनके बीच में इंटरेक्शन है वहां से भी वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाइंड रह सकती है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड को या फिर कोवलेंट बॉन्ड को अगर ब्रेक करना रहता तो हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते, बट हमें कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे, नॉन रिड्यूसिंग, तो इनको तो हम यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहे। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे कोई यहाँ पे इंटरेक्शन इनके बीच में वैसे ही हो, ठीक है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन हो जिसको एक दूसरे के यहाँ पे इनको बाइंड करके रखा हो, बट यहाँ पे क्या हो गया कि जब हमने इसको एसटीएस पेज के ऊपर रन करवाया तो यहाँ पे हमें बैंड कहाँ पे देखने को मिलता है, 60 किलो डाल्टन के ऊपर। तो एक यहाँ पे हमारी नॉर्मल जंक्शन यू हो सकती है कि ये जो हमारे यहाँ पे 120 किलो डाल्टन का था, हो सकता है कि ये हमारा दो अलग अलग सब यूनिट्स का बना हो, ये भी हमारी 60 किलो डाल्टन का हो सकता है, ये भी हमारा 60 किलो डाल्टन का, और इनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो जो हम यहाँ पे एसटीएस पेज के ऊपर इसको रन करवा रहे हैं तो वहां पे इनकी बीच की इंटरेक्शन हमारी ब्रेक हो गई हो, ये हम एक कंजम्पशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ऐसा कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि इनके बीच की जो इंटरेक्शन हो वो यहाँ पे ब्रेक हो गई हो, और हमें यहाँ पे एक 60 किलो डाल्टन का ये वाला बैंड और एक हमें यहाँ पे 60 किलो डाल्टन का ये वाला बैंड, अब दोनों 60 किलो डाल्टन के तो यहाँ पे हमें एक ही बैंड ये देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें इस तरीके की यहाँ पे हमारी ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर हो, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा कोई कंपल्शन तो नहीं है कि यहाँ पे हमारा इनके बीच में इसी तरीके के हमारा यहाँ पे कोई नॉन कोवलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम बिल्कुल क्लियर यहाँ पे नहीं कह सकते। दूसरे पॉइंट यहाँ पे एक ये भी होता है कि जो हमारा नेटिव पेज है ये हमें मोलिकुलर साइज के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट डाटा यहाँ पे हमें ये नहीं देता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमारे और भी फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि जब ये हमारा पेज के ऊपर इसको रन करवाते हैं तो जो यहाँ पे जेल होती है, जेल के साथ जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा इंटरेक्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से जो इसका मोलिकुलर साइज है जिसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे बैंड हमें देखने को मिलता था वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे यू भी हो सकती है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, अब हमने क्या बताया कि ये हमारा बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में यहाँ पे होता है, तो जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे क्या पता किस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे 120 बैंड पे या फिर 120 के ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पे काम कर रही है। नॉर्मली हमारा क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा दो सब यूनिट में हो, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि इनके बीच में हमारा यहाँ पे कोई इंटरेक्शन होगी जिसको हमने एस टी स्पेस के थ्रू तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। बट दूसरे भी अगर हम यहाँ पे साइड देखें तो दूसरे पॉइंट हमारे ये भी है क्योंकि हमारा जो नेटिव पेज है वो हमें साइज के ऊपर एक्यूरेट डाटा नहीं देता। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये इस चीज के लिए हम यहाँ पे क्लियर कट यूं भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमारे इसके बीच में कोई इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रोटीन इज डिफर इज ए डाइमर ऑफ 60 किलो डाल्टन सब यूनिट दैट आर नॉट लिंक्ड विद डाइसल्फाइड। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारे 60 किलो डाल्टन के यहाँ पे एक डाइमर है, दो हमारे 60 किलो डाल्टन के हो गए, और जब हम इसको नेटिव के ऊपर रन करवा रहे थे तो 60 प्लस 60 से हमारा 120 का बैंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अभी तक होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं द प्रोटीन हैज टू 60 किलो डाल्टन सब यूनिट दैट आर लिंक्ड विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड से तो वे हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि डाइसल्फाइड से अगर होते तो हमें यहाँ पे
ये 120 पे देखने को मिलता है, क्योंकि इनके बीच की यहाँ पे जो डाइसल्फाइड है बॉन्ड तो हमारे यहाँ पे वो ब्रेक तो हो ही नहीं रहा था। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे नो इन्फरेंसेस कंसर्निंग प्रोटीन साइज कैन बी ड्रॉन सिंस प्रोटीन डोंट रन अकॉर्डिंग टू देयर मासेज इन द नेटिव पेज। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि हमारा नेटिव पेज के ऊपर जो हमारा प्रोटीन रन होता है वो हमारा एक बिल्कुल हमें एक्यूरेट डाटा यहाँ पे नहीं देता। तो इसी वजह से ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके कंपेयर में ये हमारे यहाँ पे ज्यादा हमें मोर एक्यूरेट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे द प्रोटीन इज अनयूजुअली रिच इन एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है हमारा। तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है शॉर्ट चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट HCFV ऑफ एंटीबॉडी आर कंपोज्ड ऑफ। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो हमारा HCFV जो हमारा रीजन रहता है एंटीबॉडी का वो हमारा किस किस का बना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे शो किया है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा एंटीबॉडी है उसके अंदर यहाँ पे हमारे अलग अलग रीजन हमारे रहते हैं। जैसे कि जो हमारा अपर रीजन होगा, ठीक है, यहाँ पे दो चेन हमारी होती है, एक हमारी यहाँ पे होगी ये हैवी चेन, ये दो हैवी चेन्स होगी, और ये हमारे यहाँ पे हो सकता है जो हमारी लाइट चेन होगी, और इनके बीच में यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिलता है, हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो हमारा HCFE है वो हमारा किसका बना होता है। तो जो हमारा HCFE होगा ना वो हमारा बना होता है जो हमारे ऊपर वाला रीजन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल रीजन होगा किसका, हैवी चेन का। यहाँ पे जो VH हमने जो शो किया है ना ये हमारा किसके लिए होता है, वेरिएबल रीजन किसका, वेरिएबल ऑफ हैवी चेन। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि VL लिखा हुआ है, VL का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। तो जो हमारे यहाँ पे HCFV होता है जो हमारा शॉर्ट चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट होगा, ये हमारा किसका बना होता है, ये हमारा होगा जो शॉर्ट चेन जो हमारी लाइट चेन का वेरिएबल रीजन होगा। ठीक है, जो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन होगा और जो हैवी चेन का वेरिएबल रीजन होगा। ठीक है, तो ये उनका यहाँ पे बना होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, VH एंड VL डोमेन विद CH डोमेन। तो CH यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, CH हमारा यहाँ पे होगा कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कॉन्स्टेंट किसका, हैवी चेन का। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो हमारा HCFV है उसके अंदर हमारा कॉन्स्टेंट वाला रीजन तो आ नहीं रहा, हमने तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले की बात की थी जो हमारा वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन किसका, लाइट और हैवी का। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है VH एंड VL डोमेन अलोंग विद द FC रीजन, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है VH एंड VL डोमेन, ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं का हमारे यहाँ पे बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे, सॉरी जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द एंट्रोपी ऑफ ए ग्रोइंग सेल डज नॉट कीप इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली बिकॉज। जो हमारा सेल है वो हमारा कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसकी यहाँ पे एंट्रोपी है वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही कंटिन्यू। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि जो हमारा सेल होता है ना वो हमारा एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। जो हमारा सेल होगा वो एक ओपन सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसके जो सराउंडिंग होगा उसके साथ क्या करता रहता है, एनर्जी और उसके अलावा जो मैटर होगा उन दोनों का एक्सचेंज यहाँ पे करता रहता है। तो इसीलिए जो उसकी एंट्रोपी है वो वहाँ पे कंटिन्यू उसी ऑर्डर में इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, द सेल इज हाईली स्ट्रक्चरेबल स्ट्रक्चर सिस्टम, नहीं ऐसा नहीं है। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द DNA इज वेरी हाई, ऐसा भी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। वेरियस रेगुलेटरी लूप्स प्रोवाइड फीडबैक टू द सिस्टम, ऐसा भी नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा ऑप्शन द सेल इज एन ओपन सिस्टम अलोविंग द बोथ मैटर एंड एनर्जी टू बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट व्हेन 10 ml ऑफ द 10 मोलर सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ 990 ml सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई इनिशियल यहाँ पे सोल्यूट था जो कि हमारा कितना है 10 ml है, और इसकी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमें कितनी दी हुई है 10 मोलर। इसको हमने यहाँ पे ऐड किया किसके साथ, 990 ml के किसी सॉल्वेंट के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा जो कि हमारा कितना हो गया 1 लीटर यानी कि 1000 ml का हो गया। तो जो ये हमारा यहाँ पे 1 लीटर या फिर 1000 ml का जो हमारा सॉल्यूशन है इसकी हमारी यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 हमारे यहाँ पे हो गया 10 मोलर हो गया ये। ठीक है, वॉल्यूम हमारी यहाँ पे कितनी थी 10 ml थी। फाइनल में जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम है वो हमारी कितनी होगी यहाँ पे 1000। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे क्या करना है अब 10 × 10 नीचे डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.0
1 हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, अमाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स एज शोन बिलो आर जनरली इन द ट्रांस कन्फर्मेशन, द एटम आर लेबल्ड एज द A1 through A6. The angle measured for defining a trans conformation of the amide bond is angle between। यहाँ पे हमारा कोई एक अमाइड बॉन्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का हमारा अमाइड बॉन्ड है, और इसके अंदर जो हमारे डिफरेंट एटम्स है वो हमने यहाँ पे A1 टू A6 हमने यहाँ पे शो किया, जैसे कि A1, A2, A3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, और इसके बेस पे यहाँ पे मैं क्या है कि जो हमारे अमाइड बॉन्ड है ना वो हमारा ट्रांस कन्फर्मेशन में है। अब ये ट्रांस कन्फर्मेशन में तो है, लेकिन इसको ट्रांस कन्फर्मेशन में यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए हम कौन से एंगल्स को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हमारी यहाँ पे ट्रांस कन्फर्मेशन रहती है तो उसके लिए जो हम यहाँ पे एंगल्स को यूज करेंगे वो हमारा कौन से होंगे, एक साइड के होंगे, जैसे कि ये हमारा A1, A3, A4 हो सकता है, और उसके साथ जो इसका पेयर बनेगा A1, A3, A4, और इसके साथ पेयर कौन सा बनेगा A3, 4, 5 का, 3, 4, 5 का। या फिर दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है 2, 3, 4, 2, 3, 4, और उसके साथ पेयर कौन सा होगा 3, 4, 6 का। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे चेक करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या है, द एटम A2, A3 एंड A4, ये तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, सेकंड तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की, तो इसलिए ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे है द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय A1, A3, A4, 1, 3, 4 यहाँ पे दे दी, और नेक्स्ट क्या है 3, 4, 6, 3, 4, 5 होना चाहिए था ना कि 6, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द A2, A3 एंड 4, 2, 3, 4 में यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और 6, 4, 5 दे दिया, 6, 4, 5, 3 होना चाहिए था, 5 तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है, एंड 3, 4, 6 बिल्कुल करेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी कायरल सेंटर आर देयर इन ईच ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड है, और उसमें से यहाँ पे बताना है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे कितने कायरल सेंटर यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है। तो पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे कायरल सेंटर हम किनको बोलते हैं। कायरल सेंटर हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा कोई कार्बन है, ठीक है, और वो हमारा अलग अलग 4 मॉलिक्यूल से हमारा अटैच होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, और जो चारों मॉलिक्यूल है ना वे हमारे डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे कार्बन है तो एक साइड से ए के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, चारों हमारे अलग अलग अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक कायरल सेंटर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे यहाँ पे हम जो दोनों मॉलिक्यूल है उनको यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पे हो जाता है, इसको स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये इधर जाके यहाँ पे हमारा ये O, यहाँ पे हमारा CH। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हमारा है ये OH, ये भी OH, ये हमारा यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ हमारे इस टाइप की यहाँ पे हमने शो किया है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे कायरल सेंटर को काउंट करते हैं तो ये तो हमारा यहाँ पे कार्बन हो गया, एक यहाँ पे कार्बन है, ये वाला कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी होगा, और एक यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ये हमारा OH ही है यहाँ पे, तो ये भी कार्बन यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इन कार्बन को देखते हैं तो फर्स्ट हमारा ये वाला कार्बन हम यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा कितने से अटैच है 1, 2, 3, तो ये तो हमारा कायरल सेंटर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये वाला कार्बन हो गया, अब एक तरफ से तो ये इसके साथ अटैच हो गया, दूसरा यहाँ से अटैच हो गया, बाकी के जो यहाँ पे इसके लिए दो बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक कार्बन हमारा 4 के साथ अलग अलग अटैच हो सकता है, तो ये दो दो हमारे पास यहाँ पे बचते हैं, एक तो यहाँ से है ना और एक यहाँ से हो गया, दो हमारे पास कौन से बचे यहाँ पे हाइड्रोजन। और हमने क्या बताया था कि चारों के चारों हमारे डिफरेंट होने चाहिए, तो ये दोनों कार्बन तो यहाँ जो दोनों हाइड्रोजन है वो तो एक दूसरे के सेम हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस वाले कार्बन की बात करें तो इसके एक तरफ यहाँ पे OH है, दूसरी तरफ हमारे क्या हो गया यहाँ पे COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, यहाँ पे हमारा कोई और ही ग्रुप है, और इस तरफ अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा एक डिफरेंट ही ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा ये वाला कार्बन होगा ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इसके लिए, तो ये भी हमारे यहाँ पे 3 के साथ ही बाउंड है सिर्फ। ठीक है, 1, 2, 3 सिर्फ 3 साइड से, तो ये भी हमारे यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं हो सकता। अगर मैं इस कार्बन की यहाँ पे बात करूं तो ये 2 साइड से तो अटैच है, लेकिन बाकी हमारे यहाँ पे किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले कार्बन के लिए,
तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सिर्फ 3 साइड से यहाँ पे हमारा अटैच रहेगा। तो इसीलिए सिर्फ हमारा यहाँ पे एक ही कार्यल सेंटर फर्स्ट वाले के लिए आ रहा है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम अभी बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन, ये और ये कार्बन। ये हमारा सिमिलर क्या हो गया, 3 साइड से हमारा हो गया, तो ये भी हमारा कार्यल सेंटर नहीं हो सकता, ये भी हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास ये 2 कार्बन बचते हैं, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। यहाँ पे क्या लिखूंगा हमारा, ये हमारा एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हमारा कोई डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पे हमारा कोई डिफरेंट है। तो एक तो ये वाला कायरल सेंटर हो गया, और दूसरा हमारा जो ये वाला कार्बन है सिमिलर यही कंडीशन यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे हमारा H हो गया, यहाँ पे OH, ये हमारा डिफरेंट ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये हमारा एक डिफरेंट ग्रुप हो गया। यानी कि हमारे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने हो गए, 2 कायरल सेंटर हो गए। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा 1 एंड 2 का, यही हमारे यहाँ पे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द मेजर ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू स्ट्रक्चरली अलाइन माइक्रोमोलिक्यूल्स इज। तो ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे याद में रख सकते हो कि जो हमारे 2 स्ट्रक्चरली अलाइन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में सिमिलरिटी को मेजर करने के लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए प्रोबायोटिक इज ए लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज क्लेम्ड टू कन्फर ए हेल्थ बेनिफिट बाय अल्टरिंग द इंडिजिनस माइक्रोफ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइनल एक्ट। Which one of the following bacteria has been used widely in probiotic? सिंपली यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमें डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उसमें से हमारा कौन सा यहाँ पे हमारा एक वाइडली प्रोबायोटिक की तरह यूज होता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, जो हमारा लैक्टोबैसिलस लैक्टाई होगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट रेलेवेंट इन लेशमैनियासिस। यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से यहाँ पे बताना है कि लेशमैनियासिस के लिए हमारी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहेगी। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लार्ज डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल आर द प्रिंसिपल रिजर्वोयर ऑफ लेशमानिया डोनोवानी। तो जो लेशमानिया डोनोवानी होता है उसके लिए जो प्रिंसिपल रिजर्वोयर होगा वो हमारे कौन से होते हैं, डॉग्स होंगे। ठीक है, कैटल भी होती है लेकिन जो डॉग्स है वो यहाँ पे प्रिंसिपल रिजर्वोयर रहेंगे, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है, बोथ विस्करल लेशमैनियासिस एंड क्यूटेनस लेशमैनियासिस आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों जो लेशमैनियासिस होंगे वे हमारे किसके थ्रू, सैंड फ्लाइज की बाइट से यहाँ पे हमारे ट्रांसमिट होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के लिए चलते हैं, अर्टमेनिसिन इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेशमैनियासिस। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो लेशमैनियासिस होता है इसके लिए जो इफेक्टिव ड्रग हमारा होगा वो अर्टमेनिसिस नहीं होगा, जो अर्टेमिसिनिन होता है ये हमारा किसके लिए यूज होता है, मलेरिया के लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, लेशमैनियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ये किसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, सैंड फ्लाइज के थ्रू। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फूड रिच इन विटामिन ए। यहाँ पे हमें डिफरेंट फूड दिए हुए हैं और उसमें से यहाँ पे बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा फूड यहाँ पे विटामिन ए से हमारा यहाँ पे उसके अंदर विटामिन ए में रिच फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो जो पोटैटो होता है ना, पोटैटो के अंदर जो हमारा सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो हमें स्टार्च देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे विटामिन के लिए बात करते हैं तो वहां पे हमारा विटामिन सी हमारा ज्यादा अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू ए। ए तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल नल फॉर्म में या फिर बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें स्क्वैश, स्वीट पोटैटो और स्पाइनच के लिए, तो ये हमारे विटामिन ए से रिच होते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे नोट बताना था। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज द रीजन। यहाँ पे हमारी 2 स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बताना है कि हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम यहाँ पे असर्शन के लिए बात करते हैं तो असर्शन हमें क्या दिया हुआ है, हिस्टोन आर बाइंड डीएनए, हिस्टोन बाइंड्स टू डीएनए विद अ हाई एफिनिटी। बिल्कुल करेक्ट है, हिस्टोन जो होते हैं ना वो हमारे क्या होंगे, ये हमारे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज्ड भी क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक आर्जिनिन और एक हमारा जो लाइसिन, ये अमीनो एसिड यहाँ पे हमें ज्यादातर अमाउंट में देखने को मिलेंगे। ये हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड होंगे। तो इसीलिए हिस्टोन के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और जो डीएनए होता है ना इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉस्फेट ग्रुप में देखने को मिलते हैं और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
तो क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव हो गया, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव हो गया, तो इनकी एक दूसरे के साथ हाई एफिनिटी रहती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे असर्शन है वो तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और इसका रीजन हमें क्या दिया हुआ है, हिस्टोन आर स्मॉल प्रोटीन रिच इन वेलाइन एंड आइसोल्यूसिन रेजिड्यू। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा बिल्कुल ही, क्योंकि जो हमारे हिस्टोन होते हैं वे हमारे किससे रिच होंगे, आर्जिनिन और लाइसिन से, ना कि वेलाइन और आइसोल्यूसिन से। ठीक है, तो इसीलिए रीजन हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ असर्शन ही करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की लिए बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नहीं, एक ही हमारे यहाँ पे ट्रू है, जो हमारा रीजन है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं ऐसा नहीं है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द ligand बाइंडिंग डोमेन ऑफ ए ligand gated LGC channel has a serine residue, phosphorylation of which is essential for the ligand binding. By site directed mutagenesis, it was replaced by aspartic acid. The likely consequences will be। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई एक LGC था, LGC का मतलब ligand gated channel था। ठीक है, ये हमारा जैसे कि यहाँ पे एक चैनल हो गया, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सीरिन रेजिड्यू था। इसके ऊपर यहाँ पे क्या था, एक सीरिन रेजिड्यू था। और जो ये सीरिन है यहाँ पे, वो क्या करता था, उसकी फोस्फोराइलेशन होती थी, और उसकी फोस्फोराइलेशन से क्या होता था कि ये जो हमारे यहाँ पे लिगेंड बाइंडेड चैनल था, लिगेंड गाइडेड जो हमारे यहाँ पे चैनल था, वो क्या कर पाता था कि जो लिगेंड है वो इसके साथ यहाँ पे बाइंड कर पाता था। जैसे कि जो सीरिन है, सीरिन की फोस्फोराइलेशन हुई, और फोस्फोराइलेशन के बाद ही हमारा जो लिगेंड है वो यहाँ पे बाइंड कर पाएगा। अगर इसकी फोस्फोराइलेशन नहीं होती है तो वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के थ्रू यहाँ पे हमने सीरिन की जगह यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड को हमने यहाँ पे रख दिया। अब अगर एस्पार्टिक एसिड को यहाँ पे हमने रख दिया तो यहाँ पे हमारी फोस्फोराइलेशन तो अब नहीं हो रही। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। अब देखो, जो सीरिन है ना, जब सीरिन की यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होती है तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ही की वजह से क्या होता है कि लिगेंड यहाँ पे बाइंड कर पाता है। ऐसा नहीं है कि सीरिन के साथ ये बाइंड करेगा, इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है। और जो एस्पार्टिक एसिड होता है ना, वो हमारा आयनिक फॉर्म में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज लिगेंड को यहाँ पे चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमारा एस्पार्टिक है, देखो सीरिन पे तो हमारे जो नेगेटिव चार्ज था वो कब आ रहा था, जब ये हमारा फोस्फोराइलेट हो रहा था। लेकिन एस्पार्टिक एसिड तो हमारा नेचुरली हमें किस फॉर्म में मिलेगा, नॉर्मली हमारा जो मैक्सिमम कंडीशन के अंदर ये हमें किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, नेगेटिव फॉर्म में। तो जो हमारा लिगेंड है ना, वो तो इसके साथ यहाँ पे बाइंड ही रहेगा। अब तो इसको फोस्फोराइलेशन की जरूरत है ही नहीं, तो ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे बाइंड ही रहेगा। और बाइंड होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा लिगेंड जो बाइंडिंग चैनल होगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटली ओपन ही रहेगा, कंटिन्यू ये काम करता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दी हुई है, एलजीसी बिकम नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल वो नहीं हो रहा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूटली यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। एलजीसी बिकम कॉन्स्टिट्यूटली एक्टिव, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूटली यहाँ पे एक्सप्रेस होता रहेगा, एक्टिव रहेगा। नो चेंज इन द फंक्शन, ऐसा भी नहीं है, इट विल रैपिडली शिफ्ट बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म, ऐसा भी नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच फैमिली ऑफ प्रोटीन हैज द ग्रेटेस्ट लाइकहुड ऑफ कंटेनिंग ए ल्यूसिन जिपर मोटिव। यहाँ पे हमें डिफरेंट प्रोटीन फैमिली दी हुई है, और उसमें से हमें बताना है कि किस प्रोटीन फैमिली के अंदर मोस्टली हमें ल्यूसिन जिपर मोटिव हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर इज द greatest likelihood of the occurrence of a cysteine residue in a protein structure। यहाँ पे हमें बताया है कि जो हमारा एक प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर जो हमारे सीरिन रेजिड्यू होते हैं वो हमें मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो सीरिन रेजिड्यू होते हैं ना, ये हमारे किसके अंदर काम करते हैं, जो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है, उसके अलावा जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वहां पे भी ये हमारे काम करेंगे। और ये जो इंटरेक्शन है ना, वो हमें कहाँ पे जरूरी पड़ती है, जब हमारी एक्टिव साइट के साथ जो हमारा लिगेंड होगा वो बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिस्टीन जो हमारी एक्टिव साइट होती है प्रोटीन्स की, वहां पे इनकी जो ओकरेंस ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे इन द एक्टिव साइट पॉकेट, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर चेक पॉइंट इन द सेल डिवीजन साइकिल इन यूकारियोटिक सेल्स। जो यूकारियोटिक सेल्स है उनके अंदर जो सेल डिवीजन चलती है, सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल वहां पे चलेगा, तो उसके लिए हमारे डिफरेंट चेक पॉइंट होते हैं। ठीक है, और वो चेक पॉइंट कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा चेक पॉइंट होता है जो हमारा एस फेज स्टार्ट होता है ना उस टाइम पर। ठीक है, G1 टू
एस फेज के अंदर जब ये एंट्री करता है उस टाइम पे वहां पे चेक किया जाता है कि जो हमारा सेल है वो हमारा एक प्रॉपर साइज में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है नहीं हुआ, या फिर जो हमारे प्रोटीन्स है जो कि हमें यहाँ पे जब सेल डिवीजन होनी है तो उसके लिए जो हमारे प्रोटीन्स या फिर जो रेप्लिकेशन वगैरह वहां पे होनी है तो उनके लिए जो प्रोटीन्स है वो हमारे प्रॉपर वहां पे सिंथेसाइज हो चुके हैं या फिर नहीं हुए। ठीक है, तो एक तो हमें इस पॉइंट के ऊपर हमें चेक पॉइंट की जरूरत है। दूसरा हमारे जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जब हमारा G to M फेज हमारा ट्रांजिशन होगा। एम फेज में क्या होना है कि जो सेल है वो डिवाइड होना है, तो वहां पे भी क्या चेक किया जाता है कि जो सेल है वो प्रॉपर अपना साइज को यहाँ पे अटेन कर चुका है कि वो हमारा दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाए, या फिर सेल डिवीजन के अंदर हमारे जो डिफरेंट प्रोटीन की जरूरत है वो हमारे सारे प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हो चुके हैं या फिर नहीं हुए। तो एक हमें चेक पॉइंट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट हमारा G1 to S के अंदर, और लास्ट हमारा जरूरत पड़ती है हमें जो थर्ड हमारा मेजर जो यहाँ पे चेक पॉइंट होता है वो हमारा होगा जो हमारा मेटाफेज टू एनाफेज हमारा ट्रांजिशन होगा। देखो मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारे क्रोमेटिड्स है वे हमारे एक जो सेंट्रल यहाँ पे लाइन होती है उसके ऊपर हमारे यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा मेटाफेज से एनाफेज हमारा ट्रांजिशन होगा तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारे क्रोमेटिड है वे एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग अलग पोल्स के ऊपर हमारे यहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स है वे हमारे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं या फिर नहीं हुए। ठीक है, वो हमारा कहाँ पे हम चेक करते हैं एम फेज टू एनाफेज के लिए, तो ये भी हमारा एक मेजर चेक पॉइंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट में क्या दिया, बिगिनिंग ऑफ द एस फेज, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो हमारे यहाँ पे होता है। हमें बताने कौन से है, नॉट ए मेजर चेक पॉइंट, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ट्रांजिशन फ्रॉम एस टू G2 फेज, ऐसा हमारा कोई यहाँ पे मेजर चेक पॉइंट नहीं होता, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमें नॉट ए मेजर चेक पॉइंट बताना था, तो ये हमारा कोई मेजर चेक पॉइंट यहाँ पे नहीं है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रांजिशन फ्रॉम GM to M फेज, ये तो हमारा चेक पॉइंट होता है। ट्रांजिशन फ्रॉम एम फेज मेटाफेज टू एनाफेज, ये भी हमारे यहाँ पे होता है चेक पॉइंट, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए सिलेक्शन मार्कर फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जो हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं उनकी डेवलपिंग के लिए हमारे कौन सा सिलेक्शन मार्कर कॉमनली हमारा यूज होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो हमारे सिलेक्शन मार्कर ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए हमारे जो यूज होते हैं वे हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि हाइग्रोमाइसिन जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज, या फिर हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंस जो हमारे मार्कर होंगे, उसके अलावा जो नियोमाइसिन रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कायामाइसिन जो हमारे रेजिस्टेंस जो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन मार्कर होते हैं वे हम यहाँ पे कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे हाइग्रोमाइसिन दिया हुआ है ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें GFP यानी कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के लिए, तो ये हमारा कोई सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होता, इसका हम यूज करते हैं कि जब हमने कोई पर्टिकुलर प्रोटीन को किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके पाथवे को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी लोकेशन को वहां पे उसकी लोकलाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होता है बीटा लैक्टेमेज, जो हमारा बीटा लैक्टेमेज होता है ये हमारा बैक्टीरिया के अंदर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और ये भी हमारे कहाँ पे यूज होता है, बैक्टीरिया के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं दी हुई है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए, करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है, फंजाई आर इंपोर्टेंट डिग्रेड of polymers and are used in the composting and biodegradation of toxic organic substances। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें बोल रहा है कि जो फंजाई है वो हमारे पॉलीमर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डिग्रेडर है। ठीक है, और वो किसके लिए यूज होते हैं, कंपोस्टिंग ऑफ एंड बायोडिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो हमारा फंजाई के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा ना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, फंजाई आर एबल टू सिलेक्टिवली एक्सक्रीट टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन दिस पॉलीमर, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो फंजाई है ना वो हमारे जो टॉक्सिन होंगे ना उसमें से हमारा कोई सिलेक्टिवली यहाँ पे टॉक्सिन को एक्सक्रीट नहीं करती। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगी, लेकिन जो स्टेटमेंट टू है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ये भी इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फॉर बिंगम प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक लिक्विड द अपरेंट विस्कोसिटी, तो जो बिंगम प्लास्टिक या जो फ्यूजो प्लास्टिक लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर जो अपरेंट विस्कोसिटी होती है वो हमारी जैसे जैसे हम शियर फोर्स को इंक्रीज करेंगे
या फिर शियर फोर्स के साथ उसका जो रिलेशन रहता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, यानी कि जब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन शियर फोर्स। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द शियर फोर्स, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है रिमेन कांस्टेंट विद द इंक्रीज इन द शियर फोर्स। ऐसा भी नहीं होता चेंजेस इन एन अनप्रेडिक्टेबल फैशन विद द चेंज इन द शियर फोर्स, ऐसा भी नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन होगा, वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वेयर इज द ग्रेटेस्ट लाइकहुड ऑफ द अक्रेंस ऑफ ए प्रोलिन रेजिड्यू इन ए प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो प्रोलिन रेजिड्यू होते हैं वे हमें मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो प्रोलिन है ना, आपने प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए पढ़ा होगा कि जो प्रोलिन होते हैं वे हमारी जो अल्फा चेन्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो अल्फा स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर तो वे हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो ट्रंस होते हैं या फिर जो लूप्स होते हैं ना, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, इन द ट्रंस एंड द लूप्स, तो वहां पे हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज अपॉन एडिंग एन एंजाइम टू ए केमिकल रिएक्शन और चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैं अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक हमारे यहाँ पे हो जाता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, एक हमारे यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक हमारे यहाँ पे है फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे मैं बताना क्या है कि इनमें से कौन सा हमारा यहाँ पे चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, जब यहाँ पे हम एंजाइम को यूज कर रहे हैं या फिर जो हमारा एंजाइम है उसको जो कंसंट्रेशन है उसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है अगर हम यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चीज हमारी यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो तो हमारे यहाँ पे चेंज देखो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में होना ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, सेकंड हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ये हमारा करेक्ट हो सकता है, और ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक तो हमने यहाँ पे ऑप्शन को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे फ्री एनर्जी है वो हमारी बिल्कुल चेंज होगी, इतना हमें यहाँ पे कन्फर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज नहीं होती, लेकिन जो फ्री एनर्जी है वो तो हमारी यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंजाइम को ज्यादा कर देंगे तो वहां पे हमारी जो फ्री एनर्जी है वो हमारे यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि सी अगर हमारे यहाँ पे इंक्लूड है, जैसे कि यहाँ पे हमारा इंक्लूड है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तो हमारे यहाँ पे होना ही था ए तो। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो भी हमारा एंजाइम या फिर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे बी होगा वो भी हमारे यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ ओनली ए दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है, व्हेन आइस अब्सॉर्ब लेटेंट हीट एज ए कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट प्रेशर टू मेल्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर हैपनिंग। जब यहाँ पे हमारे कोई आइस है, ठीक है, और वो लेटेंट हीट को यहाँ पे एब्जॉर्व करके वो हमारे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर हमारी मेल्ट हो जाती है सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जब हमारी आइस जो है वो अगर लिक्विड स्टेट के अंदर अगर ये कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो फेस ट्रांजिशन के अंदर जो एंट्रोपी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आइस में तो ये हमारी कंजस्टेड फॉर्म में था, लिक्विड में जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे सीपी यानी कि हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इनफाइनाइट और अनडिफाइंड, ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, तो बी भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। जो एंथैल्पी होती है ना वो हमारी इंक्रीज नहीं होगी, वो हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, जीरो रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, एक तरीके से जीरो नहीं कह सकते, कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे सीपी, सीपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। सीपी जो होता है ना वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे बताया ना, सीपी क्या रहता है यहाँ पे, इनडिफाइंड, इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड रहेगा। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया पी के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। यानी कि जो ए और बी है वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन में होना चाहिए। तो इसीलिए जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन ए मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट द फ्लक्स फ्रॉम द प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म वाज डाइवर्टेड टुवर्ड मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट एमईपी। ठीक है, पाथवे which one of the following class of secondary carbon compound do you think will accumulate more। अब यहाँ पे क्या था कि कोई मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म है वो हमारा डाइवर्ट हो जाता है किसकी तरफ, एमएपी पाथवे की तरफ। जो एमएपी पाथवे होता है ना ये हमारा किसके अंदर यूज होता है, टर्पिन्स के अंदर, टर्पिन सिंथेसिस के अंदर।
तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा एक्यूमुलेट होगा इस डाइवर्जन की वजह से, तो वो हमारा कौन सा होगा, जो हमारे टर्पिन होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए बैक्टीरियल सिग्नलिंग सिस्टम दैट रेगुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट जीन एक्सप्रेशन यूजिंग सेक्रेटेड केमिकल सिग्नल इज नोन एज, वो हमारा होता है कोरम सेंसिंग। ठीक है, जो बैक्टीरियल सिग्नलिंग होती है जो कि रेगुलेट करती है पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट जीन एक्सप्रेशन को, वो हमारे क्या कहलाता है, कोरम सेंसिंग। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन एन आइडियल कंटिन्यूअस स्टीर्ड टैंक रिएक्टर CSTR एट स्टेडी स्टेट, जो एक आइडियल यहाँ पे CSTR होता है स्टेडी स्टेट के ऊपर, उसके लिए क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उनके पास सेम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगी उनको लीव करने के लिए या फिर उनकी एंट्री वगैरह के लिए, वो किसी दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं रहते। यही हमारी क्या होती है CSTR के अंदर स्टेडी स्टेट होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, ऑल द पार्टिकल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंट ऑफ देयर टाइम ऑफ देयर एंट्री इनटू द रिएक्टर, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड्स और इंटरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन वैक्यूम। ये आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं। तो वैक्यूम के अंदर जो हमारे डिफरेंट इंटरेक्शन यहाँ पे दी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन एंड आयनिक बॉन्ड, इनको यहाँ पे हमें क्या करना है, उनको एक उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें उनको अरेंज करके चलना है। और वैक्यूम के अंदर नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बात करें, जो सेल वगैरह होते हैं लिविंग सिस्टम, उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, लेकिन जो वैक्यूम होगा ना, वैक्यूम के अंदर जो आयनिक बॉन्ड है वो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का होता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो थर्ड ऑप्शन है वो तो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोवलेंट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला दिया हुआ है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड के बाद हमारा कौन सा आएगा यहाँ पे, जो हमारा आयनिक बॉन्ड के बाद आएगा जो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो सेकंड ऑप्शन है वहां पे हमें कोवलेंट बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कोवलेंट बॉन्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे हमें वंडर वर्ल्ड इंटरेक्शन दी हुई है, तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, फोर्थ हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। लास्ट हमारे यहाँ पे आएगा वंडर वर्ल्ड इंटरेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द योगर्ट इज, योगर्ट के लिए जो हमारा प्रिंसिपल ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज नॉट रूटीनली यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन से हमारे यहाँ पे मार्कर को कॉमनली यूज नहीं किया जाता। तो जो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एम्पलीफिकेशन शॉर्ट रैंडम रिपीट्स, ASTR, तो ये तो हमारा यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रूटीन में। नेक्स्ट यहाँ पे है एनालिसिस ऑफ कॉपी नंबर वेरिएशन, ये हमारा यूज नहीं होता। ठीक है, RFLP, ये भी हमारा यूज होता है। ठीक है, और लास्ट हमारे यहाँ पे है एम्पलीफिकेशन वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, तो ये भी हमारा यूज होता है। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ कॉपी नंबर वेरिएशन, ये हमारा यूज नहीं होता, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए हैप्लॉइड स्पर्म फ्रॉम वन स्पीसीज एंड हैप्लॉइड एग फ्रॉम द अनदर स्पीसीज में फॉर्म ए डिप्लॉइड interspecies hybrid. Meiosis in these plants generally fail, but can also lead to a rare duplicated gamete called, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलोपोलिप्लॉइड। अगर हमारे दो अलग अलग स्पीसीज से यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ से एक यहाँ पे गैमेट आया, सेकंड से हमारा दूसरा गैमेट आया, इनकी यहाँ पे मिक्सिंग हो गई फर्टिलाइजेशन से, और इसके बाद इनका यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अलग अलग ये स्पीसीज जा रहा है, यहाँ पे हमने इसको ए यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा एक डिप्लॉइड हो गया। और जब इनकी मियोसिस होती है तो नॉर्मल मियोसिस यहाँ पे ना होके क्या हो जाता है कि ये हमारे एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो पाते। तो ये हमारी जो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या हो रहा है, दो अलग अलग स्पीसीज से यहाँ पे हमारी डुप्लीकेशन हो रही है, पॉलीप्लॉइडी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एलोपोलिप्लॉइडी। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द रेस्पिरेटरी कोशेंट आर क्या फॉर ए ग्रोविंग सेल इज 1.1 एंड द एग्जिट गैस एनालाइजर ऑफ ए बायोरिएक्टर शो 3% ऑफ CO2 इन द आउटलेट गैसेज, then given normal air is input to the reactor, you expect the outlet O2 concentration to read approximately। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमें आर क्या वैल्यू यानी कि रेस्पिरेटरी कोशेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हमारा क्या होता है कि कितनी हमारे यहाँ पे CO2 प्रोडक्ट्स हुई है डिवाइडेड बाय जितनी हमारे यहाँ पे O2 कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो O2 में यहाँ पे बतानी है, CO2 हमारा यहाँ पे बताया हुआ है कितना प्रोड्यूस हुआ है, और आर क्या वैल्यू यानी कि रेस्पिरेटरी कोशेंट भी हमें यहाँ पे गिवन है।
तो रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो गया 1.1। कितना हमारे यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारे यहाँ पे है 3%, और O2 हमारा कितना कंज्यूम हुआ है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये हम यहाँ कर लेते हैं यहाँ पे x। तो x हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे वैल्यू अप्रोक्स रहती है 2.7 के आसपास, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए 2.7%, बट जो यहाँ पे नॉर्मल जो इन्वायरमेंट रहता है उसके अंदर जो O2 की कंसेंट्रेशन है वो हमारी कितनी है 21%। तो जो हमारा यहाँ पे जो आउटलेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे O2 कंसेंट्रेशन रहेगी, जो O2 कंसेंट्रेशन की जो रीड रहेगी वो हमारी कितनी रीडिंग आएगी यहाँ पे, वो हमारी हो जाएगी 21% माइनस 2.7%। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है करीब 18.3%, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है mRNA आर द मेजर रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन एन एक्सपेरिमेंट इज वाज ऑब्जर्व्ड दैट जीन X is a direct target of the mRNA A upon overexpression of the mRNA A in the Arabidopsis thaliana। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कोई एक mRNA A है और उसका जो डायरेक्ट टारगेट है, ठीक है, वो यहाँ पे कौन सा है जीन X है। अब यहाँ पे क्या होता है अपॉन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द mRNA इन द Arabidopsis, जो हमारा mRNA A है इसकी यहाँ पे क्या हो जाती है ओवर एक्सप्रेशन हो गई। इसका डायरेक्ट टारगेट यहाँ पे कौन था, जो हमारा जीन X था, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट जीन X इज द डायरेक्ट टारगेट। तो जो जीन X है वो यहाँ पे क्या हो गया इसका डायरेक्ट टारगेट होगा। तो अगर हमारा mRNA यहाँ पे ज्यादा बन जाता है, ओवर एक्सप्रेशन अगर इसकी हो रही है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जीन X है, ठीक है, उसके जो ट्रांसक्रिप्ट होंगे और जो प्रोटीन होंगे दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन भी यहाँ पे वो किससे बनेगा, जो हमारा जीन X होगा उसी से बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जीन X के जो ट्रांसक्रिप्ट है अगर वही यहाँ पे हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो प्रोटीन भी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है बोथ ट्रांसक्रिप्ट एंड द प्रोटीन अबंडेंस ऑफ द एक्स मे गेट रिड्यूस्ड, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है प्रोटीन ए यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द IgG इज आइसोलेटेड फ्रॉम। जो हमारा प्रोटीन ए है जिसको हम IgG की प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं, वो हमारा किससे हमारा हम उसको गेन करेंगे या फिर आइसोलेट करते हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस से, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैच द आइटम इन द लेफ्ट कॉलम विद दोज इन द राइट कॉलम। यहाँ पे हमारा एक राइट कॉलम है जिसके अंदर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ प्रोस्थेटिक ग्रुप दिए हुए हैं, और लेफ्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हमें गिवन है, और उनको यहाँ पे हमें क्या करना है करेक्टली मैच करके चलना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है कैजीन। जो कैजीन होते हैं इसके लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हमारा क्या होगा फोस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। तो ए के लिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम से ही पता चल रहा है हीमोग्लोबिन के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा हीम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा बी के लिए 4th। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे कैलमोडिन, और कैलमोडिन के लिए हमारा क्या होता है कैल्शियम प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और इसके साथ हमारा कौन सा होगा जो हमारा थर्ड यानी कि फ्लेविनिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो डी के साथ हमारा यहाँ पे क्या हो गया थर्ड वन। और उसके बाद ई हमारा यहाँ पे क्या है फेरिटिन, फेरिटिन यानी कि फेरस, फेरस यानी कि आयरन, ठीक है। तो ई के साथ हमारे यहाँ पे सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है A5, B4, C1, D3 एंड E2, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट मैच थे, तो यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स कैन बी यूज टू जनरेट मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट्स। जो मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट्स है ये बहुत बार हमारा क्वेश्चन पूछा गया है गेट के अंदर भी, CSIR के अंदर भी और DBT के अंदर भी, ठीक है। तो जो मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी जनरेशन के लिए हम कौन से जीन को हम यहाँ पे यूज करते हैं बार्नेज को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो बार्नेज और जो बार स्टार था, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विर ए एंड विर जी फॉर्म ए 2 component सिग्नल सिस्टम ड्यूरिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इन प्लांट। In an experiment, Vir-G was mutated, resulting in the non-functional Vir-G protein. Which one of the following consequences is most likely? यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि हमारे एक 2 कंपोनेंट सिस्टम हमारे यहाँ पे होता है, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या होता है यहाँ पे विर ए हमारा यहाँ पे होता है, और सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है विर जी होगा, ठीक है। जो विर ए होता है ये हमारा क्या करता है एक रिसेप्टर की तरह काम करतेगा, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या होगा जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे इसके साथ,
बाइंड होने के बाद ये क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, काइनेज एक्टिविटी के थ्रू जो विर जी है इसको एक्टिवेट कर देगा, और जो विर जी होगा ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, जो बाकी के विर प्रोटीन्स होंगे उनको या फिर विर जीन्स होंगे उनको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का यहाँ पे फंक्शन रहेगा। ए क्या करेगा, सिग्नल को परसीव करेगा, जी को एक्टिवेट करेगा, जी क्या करेगा, बाकियों को यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या किया कि फिर जी को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। क्या होगा इसकी वजह से कि जो सिग्नल है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो बाकी के हमारे जो फिर जीन्स होंगे वे हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, सिग्नलिंग लीडिंग टू सक्सेसफुल एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अफेक्टेड तो बिल्कुल होगा। फेनोलिक सिग्नल विल बी परसीव्ड बट नॉट ट्रांसड्यूस, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फेनोलिक सिग्नल यहाँ पे परसीव तो हो जाएगा लेकिन वो आगे हमारा ट्रांसड्यूस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड द मोलिकुलर वेट ऑफ माल्टोज इज। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि हमारा यहाँ पे ग्लूकोज का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, C6H12O6। और यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बताना है किसका, माल्टोज का। ठीक है, यहाँ पे हमें माल्टोज के लिए बताना है। तो इस स्ट्रक्चर का ज्यादा हमारे यहाँ पे कोई रोल है भी नहीं, क्योंकि ग्लूकोज का तो हमें यहाँ पे जो उसके लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे वैसे भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और माल्टोज जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि दो हमारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे वे हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं। और जब ये यहाँ पे बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि C6H12O6 तो यहाँ पे भी है और C6H12O6 यहाँ पे भी है। तो जब इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, H2O रिलीज होता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा माल्टोज होगा, माल्टोज के अंदर हमारा क्या होगा, पहले हमारा C6H12O6 था, यानी कि हमारे कार्बन कितने थे यहाँ पे, 6 थे, H कितने थे, 12 थे, O कितने थे यहाँ पे, 6 थे। एक तो हमारा ये वाला ग्लूकोज हो गया, सेकंड हमारा एक और ग्लूकोज है, तो ये हमारे कितने हो गए, सेम हमारे ये डबल हो जाएंगे। तो यानी कि कार्बन हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 12, ये हमारे 24 और ये हमारे 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए था माल्टोज का, C12H24 और O हमारे यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, 12। बट H2O हमारे यहाँ पे रिलीज भी तो हो रहा है, तो यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा, C12H22 एंड O11। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है माल्टोज के लिए। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो क्या रहेगा। अब हमें पता है कि जो एक कार्बन होता है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 12 होगा। तो अगर 12 यहाँ पे कार्बन होंगे तो उसका मोलिकुलर वेट टोटल कितना हो जाएगा, 144। एक हाइड्रोजन का कितना मोलिकुलर वेट होता है, 1, और 22 अगर ये है तो टोटल कितना हो गया, 22। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और टोटल 11 है, तो ये हमारे कितने हो गए, 176। बस इनको यहाँ पे हमें ऐड करना है, और अगर हम यहाँ पे इनको ऐड करके चलते हैं तो ये हमारा आता है 342 के पास। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कॉन्टिन्यूस रिएक्टर हैज ए प्रोडक्टिविटी ऑफ 0.5 ग्राम पर लीटर पर आवर, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.2 टन्स पर डे ऑफ द प्रोडक्ट इज। अब यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस रिएक्टर था जिसकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, 0.5 ग्राम पर लीटर पर आवर, और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कितना चाहिए, 1.2 टन चाहिए पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि क्योंकि यहाँ पे हमें डे के लिए पूछी हुई है, तो जो हमारा ये रिएक्टर है, ठीक है, उसके लिए अगर हम यहाँ पे टोटल जो इसकी प्रोडक्टिविटी है एक दिन के अंदर पर आवर तो कितनी है, 0.5 ग्राम है। तो एक दिन के अंदर इसकी टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, ये इसको मल्टीपल करेंगे 24 के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम ये कितने देर के लिए हो जाएगा, पर लीटर पर डे के लिए। ठीक है, अब ये हमारा किस में है, ग्राम के अंदर है, और यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी इसमें चाहिए टन्स के अंदर। ठीक है, एक दिन के अंदर, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा 1.2 टन है, अगर हम यहाँ पे इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम यहाँ पे इसको किसके में करेंगे, 1 केजी के अंदर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। और एक टन के अंदर हमारे कितने केजी होता है, 1000 केजी। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 1000 के साथ मल्टीपल किया, तो ये हमारा कितना हो गया, 1200 केजी। और अगर हम यहाँ पे इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हमारा 1000 के साथ इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, इतने ग्राम हमारा यहाँ पे हमें टोटल प्रोडक्ट चाहिए
जबकि जो यहाँ पे जो रिएक्टर था उसकी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कितनी थी, 12 ग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोटल कितना मल्टीपल करना पड़ेगा इसके साथ, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1000000। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, इतना लीटर हमारे यहाँ पे अगर जो हमारे यहाँ पे इनलेट है वो हमारा होगा तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कितनी हो पाएगी, जो मैं यहाँ पे टारगेट हमने रखा है। ठीक है, अब ये तो हमारा किस में है, लीटर के अंदर। ठीक है, 1 लाख लीटर हमारा यहाँ पे हमें टोटल इनलेट चाहिए, लेकिन हमें जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें किसके अंदर दिए हुए हैं, एक हमारा ये लीटर के अंदर है, ये हमारा लीटर यहाँ पे इतना तो आ नहीं रहा, तो इसीलिए ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। बाकी हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वे हमारे किसके अंदर दिए हुए हैं, हमें मीटर क्यूब के अंदर। और अगर हम यहाँ पे लीटर को मीटर क्यूबिक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 00, ये हमारे यहाँ पे ट्रिपल, 3 0 यहाँ पे कैंसिल आउट, तो ये हमारा कितना हो गया, 100 मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यूरिथ्रेटिस एंड सर्विटिसिस कॉज्ड बाय द क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। इसके लिए जो हमारे यहाँ पे ड्रग यूज की जाती है वो हमारी कौन सी होती है, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए डाटा मैट्रिक्स। इनमें से हमारा कौन सा यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो हमारी डाटा मैट्रिक्स की तरह यहाँ पे यूज हो सकती है। डाटा मैट्रिक्स के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम सिंपली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे कोई दो अलग अलग यहाँ पे फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारे क्या दिया हुआ है, योर वेट इन केजी, तो ये तो हमारा एक ही पॉइंट हो गया बस, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट यहाँ पे है मार्क्स एंड एजेस ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, तो यहाँ पे हमारे दो अलग अलग फैक्टर हो गए, मार्क्स भी हो गए और एजेस भी होगी, तो ये हमारे यहाँ पे डाटा मैट्रिक्स के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेम ऑफ ए पेट, ये भी हमारा कोई एक ही चीज हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू डू, तो ये भी हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग feed of a concentrated substrate is fed into a fed batch receptor to maintain a constant specific growth rate of 0.35 per hour. If the feed is 5 ml per hour at a time t0, then feed after 4 hour will be approximately, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो 4 घंटों के बाद जो यहाँ पे फीड रेट रहेगा वो कितना हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम फाइनल फीड रेट की अगर हम बात करते हैं कि 4 घंटे के बाद कितना फीड रेट यहाँ पे रहता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होगा कि जो इनिशियल यहाँ पे फीड रेट था, ठीक है, मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर जो हमारे यहाँ पे जो फीड रेट जो मैं इनिशियली यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट में दिया हुआ है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे ग्रोथ रेट दिया हुआ है वो मैं कितना है 0.35 पर आवर है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट इनटू टाइम, कितना टाइम हमारे यहाँ पे कितने टाइम के बाद हमें यहाँ पे बताना है ये फीड रेट। ठीक है, तो वो हमारा टाइम कितना हो गया यहाँ पे 4 आवर हो गया। ठीक है, और जो इनिशियल यहाँ पे फीड रेट था वो हमारा कितना था यहाँ पे 5 ml पर आवर, ये हमारा क्या हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्सपोनेंशियली, ये हमारा 0.35 इंटू 4, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 5। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू ये हमारा यहाँ पे ई और ये हमारा यहाँ पे इनको अगर हम यहाँ पे मल्टीपल करते हैं 0.35 इंटू 4, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1.4, ये हमारा यहाँ पे आ गया 1.4। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा होता है 4.0522, और अगर हम यहाँ पे इनको मल्टीपल कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 20.276। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की लिए बात करें तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे इसके लगभग अप्रोक्स आ रहा है, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन लीड टू ए मेजर चेंजेस इन द एनकोडेड प्रोटीन। यहाँ पे क्या है कि हमें डिफरेंट यहाँ पे म्यूटेशन हमें प्रोवाइडेड है और उसमें से यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी हमारी म्यूटेशन एक मेजर यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज हमारा क्रिएट कर सकती है। ठीक है, एक मेजर चेंज यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रोटीन जब यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, जब जो ट्रांसलेशन यहाँ पे होता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा mRNA है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वे हमारे किस फॉर्म में होते हैं, जेनेटिक कोड। ठीक है, और जो जेनेटिक कोडॉन होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, तीन जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वे हमारे एक जेनेटिक कोडॉन की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या करेगा, एक हमारा जेनेटिक कोड यहाँ पे इसको कोड कर रहा है, और जेनेटिक कोड का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, ये हमारे किसी एक पर्टिकुलर की प्रोटीन की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि एक्स प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद 3 फिर से हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, एक जेनेटिक कोडॉन, यानी कि एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन।
नेक्स्ट उसके बाद 3 फिर से हमारे यहाँ पे, और ये क्या करेंगे, एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 3-3 जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है वे हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट म्यूटेशन हमें दी होगी, और उसकी वजह से हमें बताना है कि हमारी कौन से चेंजेस की वजह से, कौन सी म्यूटेशन की वजह से जो हमारा प्रोटीन है उसके अंदर हमारा यहाँ पे एक मेजर चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है, इंसर्शन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड नियर द एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जैसे कि अगर हमारा प्रोटीन है, इसके अंदर हमारे ये 6, ये हमारे यहाँ पे ये अमीनो एसिड है, तो इन्होंने बोल दिया कि अगर हमने यहाँ पे किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया, कहाँ पे, नियर द एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस, जब हमारा कोडिंग सीक्वेंस बिल्कुल एंड होने वाला था वहां पे, तो अगर हम यहाँ पे लास्ट में जाके अगर हम यहाँ पे कोई अमीनो एसिड को, सॉरी किसी, अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड भी कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा कोई ज्यादा यहाँ पे हमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन था उसकी ऑलरेडी यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी थी, और अगर हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे तो उसकी वजह से हमारा कोई मेजर चेंज यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारे यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मेजर चेंज ये वाला नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है रिमूवल ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। अब यहाँ पे अगर हम शुरू में से ही इनिशियली अगर हम यहाँ पे किसी एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, जैसे कि इस वाले को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोडिंग फ्रेम होंगे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसमें से भी यहाँ पे हमारे ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ से हमारा इस तरीके से जो हमारे बाकी के सारे अमीनो एसिड है जहां से हमने इसको रिमूव किया है, उसके बाद के जितने भी हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड है वो सब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और इनकी चेंजमेंट की वजह से क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा हमारा प्रोटीन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा एक मेजर चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो बी तो हमारे यहाँ पे जरूर एक मेजर चेंज यहाँ पे क्रिएट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद है डिलीशन ऑफ ए 3 consecutive न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए कोडोन इन द मिडल ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 3 कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, और अगर हम बीच में से अगर 3 यहाँ पे, जैसे कि एक यहाँ पे हम पहले से बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक कोडिंग सीक्वेंस था 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बीच में से अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि इनको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो उसकी वजह से भी हमारा कोई मेजर चेंज यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा जो अमीनो एसिड है ना, यही हमारे यहाँ पे रिमूव हो गया। अब इसकी वजह से जो हमारा नेक्स्ट वाला अमीनो एसिड है ना, उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे रीडिंग फ्रेम होगा वो किसको कोड करेगा, वो इसको यहाँ पे रीड करेगा, नेक्स्ट इसको रीड करेगा, नेक्स्ट इसको रीड करेगा। तो हमारे जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उसमें से सिर्फ हमारा एक अमीनो एसिड यहाँ पे रिमूव होगा, बाकी हमारा कौन सा सीक्वेंस रहेगा वो यूं का यूं यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा कोई मेजर चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सी से भी हमारा कोई मेजर चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा। लास्ट उसके बाद है यहाँ पे डिलीशन ऑफ ए 4 कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड इन ए मिडल ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। अगर हम यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देते हैं, तो 4 में क्या होगा, 3 तो देखो यही वाले रिमूव हो जाएंगे, और एक हमारा ये वाला रिमूव होगा। तो फिर से हमारा जो कोडिंग होगा, जो फ्रेम यहाँ पे होगा, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारे ये वाले बचे, तो 2 के साथ नेक्स्ट तीसरा यही आएगा। फिर से हमारे यहाँ पे वही जो हमने यहाँ पे रिमूव किया था ना, सिर्फ एक को, अगर हम 3 4 को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, तो देखो 3 से तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारा चौथे वाला है ना, उसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा एक मेजर चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा प्रोटीन के अंदर। तो जो बी और डी है उसकी वजह से यहाँ पे हमारा मेजर चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए 1 मोलर ट्रिस HCl pH 8.0 solution was diluted 10 folds, what will be the pH of the resulting solution। यहाँ पे हमारा क्या था, 1 m का 1 मोलर का हमारा ट्रिस HCl है, जिसका पीएच हमारा कितना है, 8.0 है, और इसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया 10 टाइम्स। तो उसकी वजह से जो हमारा रिजल्टिंग यहाँ पे सोल्यूशन होगा उसके अंदर उसका जो पीएच होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो जब यहाँ पे हम इसकी डाइल्यूशन करेंगे, तो जो हमारा पीएच होता है ना, पीएच हमारा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो जब हमने यहाँ पे इसको अगर डाइल्यूट किया है, तो यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसको डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट यहाँ पे हमने यूं नहीं किया ना कि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो रही होगी। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन या फिर जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर यहाँ पे क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसी वजह से जो यहाँ पे हमारा पीएच होगा वो भी हमारा यूं का यूं मेंटेन रहेगा।
यानी कि वो कितना रहेगा 8 रहेगा। हाँ, जो यहाँ पे मोलैरिटी है, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे कितनी थी, पहले 1 मोलर थी, वो अब कितनी हो गई होगी 0.1 मोलर। लेकिन जो पीएच है उसके ऊपर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, लार्ज सबयूनिट ऑफ रुबिस्को इज इनकोडेड बाय क्लोरोप्लास्ट जीनोम while the small subunit of Rubisco is encoded by the nuclear genome। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होता है वो क्या करेगा, जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी लार्ज सबयूनिट की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। जो रुबिस्को यहाँ पे होता है उसकी 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। जो लार्ज सब यूनिट यहाँ पे होती है उसको कौन कोड करता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का जीनोम होता है ना, तो वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे कोड करेगा, और जो स्मॉल सब यूनिट होगी उसको कौन कोड करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ रुबिस्को हैज ए ट्रांजिट पेप्टाइड which is cleaved of at time of the its translocation into the plastid। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पे न्यूक्लियस वाला जो स्मॉल यहाँ पे सबनेट होती है वो हमारी ट्रांजिट यहाँ पे सबनेट होगी, ट्रांजिट यहाँ पे हमारा पेप्टाइड होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा प्लास्टिड के अंदर एंट्री करता है, ट्रांसलोकेशन उसका होगा, तो उसमें से कुछ हमारा यहाँ पे जो सीक्वेंस रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लीव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगी, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल फीचर ऑफ अ हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑब्जर्व्ड इन प्लांट ड्यूरिंग द अटैक ऑफ इनवेडिंग माइक्रोब। जब कोई माइक्रोब यहाँ पे किसी प्लांट के ऊपर अटैक करेगा, उसके अंदर इन्वेड करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होगा। तो इसमें से हमारा कौन सा उस हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स का हमारा एक टाइपिकल फीचर यहाँ पे नहीं होता, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑनसेट ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इन द रीजन सराउंडिंग द इन्फेक्शन साइट। बिल्कुल करेक्ट है, जहां पे हमारा माइक्रोब अगर एंट्री कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ वहां पे कोज होगा, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग सेल्स है वहां पे उन सेल्स की डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वहां पे क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेशन होगी। नेक्स्ट उसके बाद है, रैपिड स्पाइक इन द फोटोसिंथेटिक रेट। ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेट वहां पे डिक्रीज हो सकता है, लेकिन वो इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, हमें यहाँ पे क्या बताना है, नोट, तो इसलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, रैपिड स्पाइक इन द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन अकम्पनिंग द ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स रहता है उसके अंदर हमारा इंक्लूड रहता है। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ आइसोलेटिंग एंड कल्चरिंग मैनी मेराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिगार्डेड एज द वाइबल बट नॉट कल्चरेबल। Which one of the following is suitable method to hunt for the useful genes in these organism। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई जो हमारी कई सारी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी आइसोलेटिंग और कल्चरिंग जो होती है वो डिफिकल्ट होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि वो हमारे वाइबल तो जरूर होंगे लेकिन वो हमारे कल्चरेबल नहीं होते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अलग अलग टेक्निक दी हुई है और उसमें से यहाँ पे बताना है कि इनमें से हमारी कौन सी टेक्निक या फिर कौन सा हमारा मेथड उनकी आइसोलेटिंग और उनकी कल्चरिंग के लिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, फॉर द जीन, उनकी किसके एनालिसिस के लिए, जीन्स के एनालिसिस के लिए, इन ऑर्गेनिज्म के लिए। तो उसके लिए हमारा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मेथड रहता है वो हमारा होता है म्यूटाजेनोमिक एनालिसिस। तो जो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए कंसंट्रेटेड फीड ऑफ सबस्ट्रेट इज एडेड एट ए कांस्टेंट रेट इन ए फेड बैच रिएक्टर इफ ऑल दैट सबस्ट्रेट इज यूटिलाइज्ड द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पैटर्न विल बी। अब यहाँ पे क्या है कि कोई हमारा कंसंट्रेटेड फीड है, ठीक है, सबस्ट्रेट का, और वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इज एडिड एट ए कांस्टेंट रेट, उनको हम यहाँ पे कांस्टेंट रेट पे ही ऐड कर रहे हैं, किसके अंदर, एक फेड बैच रिएक्टर के अंदर। तो यहाँ पे मैं बताना क्या है, इफ ऑल द सबस्ट्रेट इज यूटिलाइज, तो जो हमारा जितना भी यहाँ पे सबस्ट्रेट था अगर वो हमारा यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, तो जो हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होगा उसके ऊपर यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि फर्दर अगर हमारे यहाँ पे जितनी भी ग्रोथ होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ विद द डिक्रीजिंग जो हमारा ग्रोथ रेट होगा, ग्रोथ तो यहाँ पे बैक्टीरिया की होगी, जो हमारे यहाँ पे फैच रिसेप्टर था उसके अंदर ग्रोथ तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती रहेगी, लेकिन वो वहाँ पे जो ग्रोथ रेट होगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, योर फ्रेंड रन से ब्लास्ट बी ऑन
इज अननोन सीक्वेंस एंड फाइंड ए मैच विद ई वैल्यू ऑफ 3 विद द टारगेट, व्हाट डज इट मीन। जो हमारा ब्लास्ट पी होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे जो ई वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे अगर 3 आ जाती है तो उसके मतलब क्या रहेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देयर आर e raised to power 3 सीक्वेंस इन द डाटाबेस दैट मैच विद द अननोन सीक्वेंस। ये हमारा ई वैल्यू इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं करती। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है देयर आर 3 मिसमैच बिटवीन द अननोन एंड द टारगेट सीक्वेंस, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पे द रैंडम चांसेस ऑफ अननोन सीक्वेंस मैचिंग द टारगेट इज 1 इन 3, ये भी हमारे यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है देयर आर 3 हिट्स ऑफ सिमिलर स्कोर दैट कैन बी फाउंड बाय रैंडम चांसेस, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पे ई वैल्यू होती है उतनी हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, हमारे यहाँ पे सिमिलर स्कोर होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो कि हमारे यहाँ पे आज का लास्ट भी क्वेश्चन है। इन ए बैच कल्चर ऑफ सेल्स फॉलोइंग मेनोड काइनेटिक्स द डिक्लाइनिंग लॉग फेज लास्ट लॉन्गर व्हेन। यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे एक बैच कल्चर है जो कि हमारा मोनोड काइनेटिक्स को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, और उसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग लॉग फेज है वो हमारी लास्ट लॉन्गर, वो हमारा ज्यादा टाइम के लिए कब हो सकता है, जब जो हमारी के एस वैल्यू है वो हमारी बहुत ज्यादा हो। जितनी ज्यादा हमारी के एस वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, डिक्लाइनिंग लॉग फेज रहेगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है के एस वैल्यू आर लार्जर, वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डीबीटी बेट जेआरएफ से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स।